तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं कि किस राज्य में 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन किया जाएगा? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश में। तो 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 ये मध्य प्रदेश में होंगे। मध्य प्रदेश में ये 8 स्थानों पे होंगे, जैसे कि भोपाल में, इंदौर में, ग्वालियर, उज्जैन वगैरह में होंगे। कब से कब तक होंगे? तो 31 जनवरी 2023 को ये शुरू होंगे और 11 फरवरी 2023 तक चलेंगे। आपको पता है कोरोना के कारण एक साल सब में डिले हो गया था, जैसे कि 2021 वाले जो चौथे यूथ गेम्स थे वो अभी 2022 में हुए, और ये 2022 में जो 5वें होने थे ये 2023 में होंगे। अच्छा, आप पूछोगे कि पहला खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये कहाँ पे हुआ था? ये 2018 में हुआ था नई दिल्ली में, जिसको हरियाणा ने जीता था। फिर 2019 वाला दूसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये पुणे में हुआ था, जिसको महाराष्ट्र ने जीता था। फिर तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये गुवाहाटी में हुआ, जिसको महाराष्ट्र ने जीता। और अभी चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था हरियाणा में, उसको हरियाणा ने जीता था। और अब ये 5वां वाला होगा मध्य प्रदेश में। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि अभी ये जो चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था हरियाणा में, उसका शुभंकर मैस्कॉट क्या था? तो आंसर होगा धाकड़। ये तो बात हो गई यूथ गेम्स की। एक और शुरू हुए थे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। अभी इस साल इसका दूसरा संस्करण हुआ था बंगलुरु में, जिसमें विजेता रहा था जैन यूनिवर्सिटी, ये बंगलुरु की ही है। और इस गेम्स का इस बार शुभंकर यानी कि मैस्कॉट क्या था? वीरा। और अगर पूछे आपसे कि पहली खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेन्स लीग ये कहाँ पे शुरू हुई, तो आंसर होगा नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में। अच्छा, इसी तरह आपको याद होगा अभी नेशनल गेम्स हुए थे राष्ट्रीय खेल 36 नंबर के 36वें राष्ट्रीय खेल हुए थे गुजरात में, जिसका शुभंकर क्या था? सवज, मतलब होता है शावक। इसमें पहले स्थान पे सर्विसेज था, दूसरे पे महाराष्ट्र था और तीसरे पे हरियाणा था। 2 नाम और याद रखना, एक तो हर्षिका रामचंद्र का सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट, बेस्ट फीमेल एथलीट रही है, और बेस्ट मेल एथलीट कौन रहे? साजन प्रकाश। और अगले साल जो 37 नंबर के नेशनल गेम्स होंगे वो कहाँ पे होंगे? गोवा में होंगे, ये भी याद रखना। अच्छा, इस साल आपके कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, जो कि इसका 22वां संस्करण था। कहाँ पे हुए थे? बर्मिंघम यूके में। और उसका शुभंकर मैस्कॉट क्या था? पैरी द बुल। उसके उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन रहे थे हमारे? पीवी सिंधु, जो कि शटलर है, और भारतीय हॉकी टीम के जो कप्तान है मनप्रीत सिंह वो। अच्छा बताओ, फीफा महिला विश्व कप 2023 का शुभंकर क्या है? मैस्कॉट। तो आंसर होगा तजुनी। अच्छा, यहाँ पे पहला प्रश्न तो ये बनेगा कि 2023 में ये फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप कहाँ पर होंगे? तो आंसर होगा न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। और अभी इसका शुभंकर लॉन्च कर दिया गया, जो क्या है? तजुनी है। ये एक पेंगुइन है। अच्छा, शुभंकर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको रिवाइज करवाता हूँ, या आपसे पूछता भी हूँ। आप बताओ, अभी जो 36वें राष्ट्रीय खेल नेशनल गेम्स हुए थे गुजरात में, उसका शुभंकर क्या था? तो आंसर होगा सवज, जिसका मतलब होता है शावक। अभी जो राजस्थान में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल हुए थे, उसका शुभंकर क्या था? शेरू। और अभी भारत में पहली बार फिडे चेस ओलंपियाड भी हुए थे चेन्नई में, उसका शुभंकर क्या था? थम्बी था। और अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो चौथा संस्करण हुआ था पंचकुला हरियाणा में, उसका शुभंकर था धाकड़। इसी तरह से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो दूसरा संस्करण हुआ था अभी कर्नाटक के बंगलुरु में, उसका शुभंकर था वीरा। और अभी पहले केरल ओलंपिक खेल ये हुए थे तिरुवनंतपुरम में, इसका शुभंकर क्या था? नीरज नाम का खरगोश। और आपको याद होगा पर्यावरण मंत्री हैं हमारे भूपेंद्र यादव, उन्होंने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए शुभंकर प्रकृति को लॉन्च। और अभी 2022 में जो अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप हुए थे, कहाँ पे? भारत में, इसका शुभंकर था ईभा, जो कि एक एशियाई शेरनी है। और नमामि गंगे मिशन का शुभंकर क्या है? चाचा चौधरी है। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो कि कतर में होंगे, और इसका शुभंकर है लाइब। अच्छा, इसी तरह से हम लोगों ने पढ़ा था AFC एशियन कप 2023, ये कहाँ पे होंगे? ये कतर में होंगे। AFC मतलब हो गया एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। आपको याद है अभी फीफा वर्ल्ड कप 2022 ये भी आपके कतर में ही होंगे। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 वाले कहाँ पे होंगे? 3 देशों में होंगे, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में। फुटबॉल से आपको याद आएगी अभी 75वीं संतोष ट्रॉफी 2022 में जो हुई थी, उसको केरल ने जीता है पश्चिम बंगाल को हरा करके। और अभी फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप ये भारत में हुए। और अगर आपसे पूछा जाए ना कि 2021-22 सीजन के लिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना गया, तो आंसर होगा सुनील छेत्री को। जबकि वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है मनीषा कल्याण को। और बाइचिंग भूटिया के नाम पे फुटबॉल स्टेडियम कहाँ पे बन रहा है, तो आंसर होगा नामची सिक्किम में। और एक डूरंड कप आपने पढ़ा था 2022 का, जो डूरंड कप है
ये एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसको बंगलुरु फुटबॉल क्लब ने जीता मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब को हरा करके। और अभी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के चीफ कौन बने? कल्याण चौबे बने। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू फुटबॉल आप याद रखना, बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताओ, हाल ही में 100 मीटर बाधा दौड़ को 13 सेकंड में पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो आंसर होगा ज्योति याराजी। तो राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ को 13 सेकंड से भी कम समय में पूरा कर इतिहास रच दिया है ज्योति याराजी ने, क्योंकि ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय महिला एथलीट बन गई है। अच्छा, साजन भनवाल का नाम अभी न्यूज में था क्योंकि अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जो कि स्पेन में हुए थे, वहां पे पदक जीतने वाले ये पहले भारतीय ग्रीको रोमन पहलवान बने थे। 77 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रोंज जीता था इन्होंने। एक हर्षिका रामचंद्र का नाम आपको याद होगा। अभी जो 36वें नेशनल गेम्स हुए थे ना गुजरात में, उसमें पहले पे कौन थी? सर्विसेज, दूसरे पे महाराष्ट्र और तीसरे पे हरियाणा थी। साथ में 2 नाम हमने और बढ़े थे कि बेस्ट फीमेल एथलीट का पुरस्कार जीता है हर्षिका रामचंद्र ने, स्विमर है ये, और बेस्ट मेल एथलीट का पुरस्कार जीता था साजन प्रकाश ने। तो ये भी ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी अक्टूबर 2022 में किस फॉर्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने यूनाइटेड स्टेट्स फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्री 2022 का खिताब जीत लिया है? तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन ने। मैक्स वर्स्टपन आप जानते हो ये रेड बुल के ड्राइवर हैं और अभी इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्री का खिताब जीत लिया है। और इसी के साथ आप देखोगे 2022 में टोटल 13 रेस ये जीत चुके हैं। और इनसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा था, अगर आपसे पूछा जाए कि किसने लगातार दूसरे साल फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता, तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन ने। ये नीदरलैंड के रहने वाले हैं और रेड बुल के ड्राइवर हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया था, तो भी आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन। अभी आपने पढ़ा होगा कि सेबेस्टियन वेटेल इन्होंने संन्यास की घोषणा भी कर दी है। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, मतलब एक होमवर्क प्रश्न है आपके लिए, ध्यान से सुनो। पहले प्रश्न क्या है कि जो भारत है ये किस वर्ष अपनी पहली मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी करेगा, ये आपको बताना है। और कहां पे करेगा? तो आप जानते हो ग्रेटर नोएडा में जो बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट है वहीं पे होगी। किस वर्ष होगी ये आप बताओ, हम बढ़ते हैं आगे। अब बताइए, अभी हाल ही में अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बन गए? तो आंसर होगा अमन सहरावत। अच्छा, पहली बात तो हम ये कर लेते हैं कि ये जो अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप है, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप है, ये कहां पे हुई? स्पेन में। और अभी इसमें 16 वर्षीय अमन सहरावत ये गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान बन गए हैं। और इस तरह से बात करें कि भारत ने इस चैंपियनशिप में कितने मेडल जीते? 6। 1 गोल्ड है, 1 सिल्वर है और 4 ब्रोंज है। 1 गोल्ड तो अभी हमने पढ़ लिया, अमन सहरावत। और एक नाम हम लोगों ने पढ़ा था न्यूज में कि साजन भानवाल, पढ़ा था ये नाम। अभी अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय ग्रीको रोमन पहलवान बने थे ये। 77 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रोंज जीता था इन्होंने। और ये जो अमन सहरावत है, इन्होंने गोल्ड किस कैटेगरी में जीता? 57 किलोग्राम कैटेगरी में। 1 सिल्वर भी है, ये जीता है अंकुश ने। 4 ब्रोंज हैं, तो एक तो हमने कहा साजन भानवाल, एक विकास, एक निदेश और एक मानसी अहलावत, जिसमें से ये गोल्ड वाला नाम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस चैंपियनशिप में जो पहला पदक लेकर के आए थे साजन भानवाल, उनका नाम इंपॉर्टेंट है ज्यादा, ध्यान रखेंगे ये। हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ, अभी हाल में किस आईआईटी ने 2021 और 2022 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पुरस्कार जीता है? तो आंसर होगा आईआईटी मद्रास ने। तो अभी आईआईटी मद्रास ने 2021 और 2022 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार को जीता है। ये वार्षिक पुरस्कार व्यक्तियों और संस्थाओं को उनके आईपी निर्माण के लिए मान्यता देता है जो देश के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी परितंत्र को मजबूत करने और रचनात्मकता और नवाचार यानी कि इनोवेशन को प्रोत्साहित करने में योगदान करते हैं। कौन देता है ये? वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। अच्छा, आईआईटी मद्रास से याद होगा, आईआईटी मद्रास ने एक रोबोट बनाया था होमोसेप नाम से, जो क्या करता है? सेप्टिक टैंक को साफ कर सकता है। और अगर आपसे पूछे कि भारतीय रेलवे ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया, तो भी आंसर होगा आईआईटी मद्रास। अभी आपको याद होगा भारत का पहला स्वदेशी
पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने का अनावरण किया था आईआईटी मद्रास ने। और आईआईटी मद्रास ने पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर डेवलप किया था जिसका नाम है नियोबोल्ट। और आईआईटी गुवाहाटी से याद आएगा, अभी हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने परम कामरूप सुपर कंप्यूटर को कहाँ पे स्थापित किया था? आईआईटी गुवाहाटी में। अच्छा, आईआईटी रोपड़ से याद है, दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर इसने बनाया था जिसका नाम है यू ब्रीथ लाइफ। और आईआईटी दिल्ली की बात करें तो दुनिया का सबसे छोटा वियरेबल एयर प्यूरिफायर इसने लॉन्च किया था जिसका नाम था नासो 95। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि भारत के बाहर पहला आईआईटी कहाँ पे बनेगा तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात में। तो याद रखना ये पॉइंट्स भी। बढ़ते आगे, चलिए फिर बताइए, यूरोपीय संसद का वार्षिक सखारोव पुरस्कार ये किस देश के लोगों को दिया गया? तो आंसर होगा यूक्रेन। तो यूरोपीय संसद ने अभी यूक्रेन के लोगों को रूस के आक्रमण के खिलाफ उनकी लड़ाई का सम्मान करने के लिए विचार की स्वतंत्रता के लिए अपने वार्षिक सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया है। इसमें जो पुरस्कार राशि है ये 50,000 यूरो की होती है जिसे यूक्रेनी नागरिक समाज के प्रतिनिधियों को दिया जाएगा। और ये यूरोपीय संघ का शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार है सखारोव पुरस्कार। अच्छा, अभी आपको याद होगा यूक्रेन की एक संस्था है जिसे अभी नोबेल पीस प्राइज मिला था, नाम बताओगे उसका? सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। और रशिया की एक संस्था है मेमोरियल, उसे भी मिला था। और एक बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं एलएस बियालियात्स्की, जिनको इस बार का पीस प्राइज मिला था, नोबेल पीस प्राइज मिला था। ये आप याद रखना। बढ़ते आगे, चलो बताओ, हाल ही में किसने मोस्ट पॉपुलर जीआई यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा हैदराबादी हलीम ने। तो अभी तेलंगाना के हैदराबादी हलीम ने रसगुल्ला, रतलामी सेव, बीकानेरी भुजिया सहित अन्य खाद्य पदार्थों को पछाड़कर मोस्ट पॉपुलर जीआई का पुरस्कार जीता है। इस हैदराबादी हलीम को पहली बार 2010 में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जीआई टैग दिया गया था। देखो, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की बात करें तो यह अधिनियम है 1999 का, लागू हुआ था 2003 में। पहली बार किसे मिला था? 2004 में दार्जिलिंग टी को, ये पश्चिम बंगाल की है। और अभी हमने पढ़ा था जापान ने निहोंशु के लिए, निहोंशु ये चावल से बनने वाला एक विशेष पेय पदार्थ है, तो इसके लिए जीआई टैग पाने के लिए आवेदन किया था जापान ने। और ये पहली बार है जब जापान ने किसी प्रोडक्ट के लिए चेन्नई रजिस्ट्री में इस टैग के लिए आवेदन किया था। अभी आपको याद हो तो तमिलनाडु के नरसिंह पेट्टई नाग स्वम को जीआई टैग मिला था, ये एक तरह का संगीत वाद्य यंत्र है। अभी कश्मीरी कालीन को क्यूआर कोड आधारित जीआई टैग दिया गया। महाराष्ट्र के सफेद प्याज को और वाडा कोलम चावल को जीआई टैग मिला। मध्य प्रदेश के चिन्नौर चावल को जीआई टैग मिला। पश्चिम बंगाल के सरभजा और सरपुरिया मिठाई को जीआई टैग मिला। नागालैंड की ककड़ी को अभी जीआई टैग मिला। राजस्थान की सोजत मेहंदी को जीआई टैग मिला था। इसी तरह से असम की जुडीमा राइस वाइन को जीआई टैग मिला था। और ये पूर्वोत्तर की पहली शराब बनी थी जिसे जीआई टैग मिला। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना। बढ़ते हैं आगे, फिर बताइए, अभी हाल ही में पथेर पांचाली फिल्म को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स के द्वारा अब तक की सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया गया है। आपसे पूछ रहे हैं इस फिल्म के निर्देशक कौन है? तो आंसर होगा सत्यजीत रे। तो महान फिल्म निर्माता सत्यजीत रे की फिल्म है ये, पथेर पांचाली इसका नाम है। और अभी इसी को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स के द्वारा अब तक की सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया गया है। इसने भारतीय सिनेमा सूची के इतिहास में टॉप 10 फिल्मों में नंबर 1 स्थान प्राप्त किया। ये जो फिल्म है कौन सी? पथेर पांचाली, ये 1955 में रिलीज हुई थी। सत्यजीत रे की बात करेंगे तो एक भारतीय निर्देशक, पटकथा लेखक और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर थे ये। उन्होंने 36 फिल्मों का निर्देशन किया था और उनकी पहली फिल्म पथेर पांचाली ही थी, 1955 में आई थी। और उन्होंने कुल 11 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते, जिसमें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी है। कब मिला था? 1992 में। आप जानते हो भी 2020 के लिए 52वां 52 नंबर का दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे मिला? आशा पारेख को। इससे पहले 2019 का मिला था रजनीकांत को। अभी 68 नंबर के नेशनल फिल्म अवार्ड्स की बात करें 2022 में जो हुए थे, उसमें बेस्ट एक्टर थे 2 जने थे, अजय देवगन तानाजी मूवी के लिए और सूर्या सोराराय पोट्रू मूवी के लिए, जो कि एक तमिल फिल्म है। और बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो अपर्णा बाल मुरली थी सोराराय पोट्रू मूवी के लिए।
अच्छा, 2023 में जो ऑस्कर होंगे और कौन से नंबर के, 95th नंबर के, यानी कि हम कह सकते हैं 95th अकेडमी अवार्ड्स, उसके लिए भारत की तरफ से ऑफिशियल एंट्री किस मूवी को मिली है? तो आंसर होगा छेल्लो शो, गुजराती फिल्म है ये। और अभी 2022 में जो ऑस्कर हुए थे वो 94th नंबर के थे। 4 नाम याद रखना। एक तो बेस्ट फिल्म कौन सी रही इसमें? कोडा। बेस्ट एक्टर रहे विल स्मिथ रिचर्ड पार्कर मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस थी जेसिका केस्टेन द आई ऑफ टेमी फे के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर कौन थी? जेन कैंपेन। याद रखना ये सब। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में राष्ट्रीय पुलिस स्मृति श्रद्धांजलि दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 21 अक्टूबर को। तो ड्यूटी के दौरान शहीद हुए सभी पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल 21 अक्टूबर को नेशनल पुलिस कॉमेमोरेशन डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिन लद्दाख में 21 अक्टूबर 1959 को चीनी सेना से लड़ते हुए शहीद हुए 10 पुलिस कर्मियों के बलिदान की याद में भी मनाया जाता है। और अगर आपको याद हो तो अक्टूबर 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में भारत के पहले राष्ट्रीय पुलिस संग्रहालय का उद्घाटन भी किया था। अच्छा, एक और डे मैं आपको बता दूं कि 20 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इस दिन को लोग 1962 में हुए चाइना और भारत के बीच युद्ध के इतिहास के रूप में मनाते हैं। इसमें वैसे भारत को हार का सामना करना पड़ा था क्योंकि भारत युद्ध के लिए तैयार भी नहीं था। अभी कुछ समय पहले ही तो वो आजाद हुआ था। तो आप देखोगे इस तरह से 20 अक्टूबर को 3 डे हमने मनाए। एक तो वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे और ये राष्ट्रीय एकता दिवस। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में भारत में 7वां आयुर्वेद दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 23 अक्टूबर को। तो आयुर्वेद दिवस ये धन्वंतरी जयंती को मनाया जाता है। धन्वंतरी, इन्हें हिंदू चिकित्सा का देवता माना जाता है। इस दिन को आयुष मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है। वैसे हमारे आयुष मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल है। इस दिन को पहली बार 2016 में मनाया गया था। ये इस बार इसका 7वां संस्करण है। और थीम क्या है इस बार की? हर दिन हर घर आयुर्वेद। चलो मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो। अभी दिसंबर 2022 में 9वां वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का आयोजन ये कहाँ पे होगा? तो आंसर होगा गोवा में। और अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन कहाँ पे खोला? तो आंसर होगा जामनगर, गुजरात में। अगर आपसे पूछे कि अभी किसे यूके संसद के द्वारा आयुर्वेद रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आप कहोगे तनुजा नेसारी को। और अगर आपसे पूछा जाए कि आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किसने देवारण्य योजना को शुरू किया? मध्य प्रदेश ने। और इसी तरह से आयुर्वेद की जड़ी बूटियों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने घर घर औषधि योजना को शुरू किया था? तो आंसर होगा राजस्थान। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस दिन को नो मीटिंग डे के रूप में घोषित किया है? तो आंसर होगा मंगलवार को। तो अभी हरियाणा की सरकार ने राज्य सिविल सचिवालय और चंडीगढ़ पंचकुला स्थित प्रधान कार्यालयों में अधिकारियों तक जनता और निर्वाचित प्रतिनिधियों की आसानी से पहुंच सुनिश्चित करने के लिए हर मंगलवार को नो मीटिंग डे के रूप में घोषित करने का ऐलान किया है। वहीं सरकार ने सभी विभागों के प्रमुखों को हर हफ्ते एक दिन फील्ड में यानी कि जनता के बीच में बिताने का निर्देश भी दे दिया। कौन से दिन को? मंगलवार को। अच्छा बताओ, अभी किस दिन को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने सप्ताह का सबसे बुरा दिन घोषित किया? तो आंसर होगा सोमवार को। चलो बताओ, यूनाइट फॉर यूनिवर्सल हैंड हाइजीन ये किस अंतरराष्ट्रीय दिवस की थीम है? ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। तो ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे ये हमने 15 अक्टूबर को मनाया और दुनिया भर में मनाया जाता है इसको, जिसका उद्देश्य क्या है? बीमारियों को रोकने के लिए एक प्रभावी और किफ़ायती तरीके के रूप में साबुन से हाथ धोने के महत्व के बारे में जागरूकता और समझ बढ़ाना, जिसकी थीम है ये यूनाइट फॉर यूनिवर्सल हैंड हाइजीन। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 24 अक्टूबर को। तो हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और क्यों मनाते हैं 24 अक्टूबर को? तो 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना होती है। पहली बार हमने इसको 1948 में मनाया था। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र का नाम संयुक्त राष्ट्र ये किसने दिया था? अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। और इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको अमेरिका के न्यूयॉर्क में। सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुतेरेस। अच्छा, एक डे और है संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे,
वो 23 जून को मनाया जाता है, वो भी याद रखना। और आपको बता दूं, अभी भारत ने अक्टूबर 2022 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमेटी की विशेष बैठक की मेजबानी भी की थी। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल ने अभी कर्नाटक की अश्विनी केपी को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में विशेष दूत के रूप में नियुक्त किया था। और इस पद पर नियुक्त होने वाली वे न सिर्फ पहली भारतीय थी बल्कि पूरे एशिया में पहली बनी थी। क्या नाम है? अश्विनी केपी, उनका नाम भी याद रखना। और अभी भारत को उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार भी मिला। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल ने अभी किसे 2022 के नॉनसेंस रेफ्यूजी अवार्ड से सम्मानित किया बताओ? तो पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल को। अगर आपसे पूछे कि अभी किस राज्य को सार्वजनिक परिवहन सेवा मो बस को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो उड़ीसा की है ये मो बस सेवा। इसको मिला था फिर संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार। और आपको याद है, इसी साल यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने किसे अभी चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया था? तो आंसर होगा सर डेविड एटनबरो को। अभी जम्मू कश्मीर के आरजे उमर निसार को यूनिसेफ के द्वारा प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। आपको याद है, यूनाइटेड नेशन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन बनी? रुचिरा कंबोज। और लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम का नाम आपने सुना होगा। अभी दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के फोर्स कमांडर ये बने थे। और भारतीय राजनयिक अमनदीप सिंह गिल का नाम भी आपने सुना होगा। इनको प्रौद्योगिकी पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का दूत नियुक्त किया गया था। और एक भारतीय अर्थशास्त्री है जयति घोष, इनको संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया था। तो 2022 में संयुक्त राष्ट्र से संबंधित ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, कुछ अवार्ड से रिलेटेड, कुछ अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, वो सारे मैंने आपके यहाँ डिस्कस किए, इनको याद रखना। और अब बताओ, अभी 7वां विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 24 अक्टूबर को। तो हर साल 24 अक्टूबर को वर्ल्ड पोलियो डे के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, 24 अक्टूबर को ही क्यों मनाते हैं? तो 24 अक्टूबर को जन्मदिन होता है पोलियो टीका के खोजकर्ता जोनास साल्क का। उन्होंने 1955 में पोलियो के टीके की खोज की थी। और इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य है लोगों को पोलियो के प्रति जागरूक करना। वैसे भारत तो पोलियो मुक्त हो चुका है, कब हुआ था? 2012 में। अच्छा, इस बार की थीम इंपॉर्टेंट है, अ हेल्दियर फ्यूचर फॉर मदर एंड चिल्ड्रन। एक तो देखो, हमने देखा 24 अक्टूबर को ये पोलियो डे, और इस बार ये हमने 7वां पोलियो दिवस मनाया है। एक हमने देखा था यूनाइटेड नेशन डे, ये भी आप मनाते हो 24 अक्टूबर को। एक और डे होता है 24 अक्टूबर को, कौन सा? नेशनल फूड डे। अब आप कहोगे फूड डे तो हमने मनाया भी तो था अभी, वो आपका वर्ल्ड फूड डे था जो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। वो भी होता तो अक्टूबर के महीने में ही है, लेकिन वो 16 अक्टूबर को होता है क्योंकि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है 16 अक्टूबर 1945 में। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किसे इसरो के आदित्य L1 मिशन का प्रधान वैज्ञानिक बनाया है? तो आंसर होगा शंकर सुब्रमण्यम को। आप जानते हो इसरो का जो सूर्य का अध्ययन करने के लिए जो मिशन है वो है आदित्य L1 मिशन। तो अभी इसरो ने शंकर सुब्रमण्यम को इस मिशन का प्रधान वैज्ञानिक बनाया है, ये नाम आपको याद रखना है। अच्छा, इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि नासा ने सूर्य का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया था? पार्कर मिशन। और हमने पढ़ा भी था, आपको याद होगा कि इतिहास में पहली बार सूर्य के ऊपरी वायुमंडल में प्रवेश किया था नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने, जिसका उद्देश्य था सूर्य के करीब जाकर उसके रहस्यों को उजागर करना। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं भारत के चंद्र मिशन के बारे में, जो चंद्रयान 1 था वो हमने लॉन्च किया था 2008 में। किसके थ्रू? PSLV C11 के द्वारा। और दूसरा यानी कि चंद्रयान 2 हमने लॉन्च किया था 2019 में GSLV मार्क 3 के द्वारा। इसमें एक लैंडर और एक रोवर भी था। तो जो लैंडर है उसका नाम तो विक्रम था, जो चंद्रमा पे उतरने से पहले क्रैश हो गया था, याद होगा। और जो रोवर था उसका नाम प्रज्ञान था। और अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था कि चंद्रयान 2 के स्पेक्ट्रोमीटर ने पहली बार चंद्रमा पर प्रचुर मात्रा में सोडियम की मैपिंग की थी। अभी DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर समीर वी कामत। हमारे 16वें नंबर के अटॉर्नी जनरल बने R वेंकटरमणि। और इसरो के नए अध्यक्ष का नाम है S सोमनाथ। चलो बताओ, अभी हाल ही में भारत सरकार ने किसे रक्षा सचिव डिफेंस सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया? तो आंसर होगा गिरधर अरमाने को। तो अभी गिरधर अरमाने
ये हमारे नए रक्षा सचिव बन गए हैं। इन्होंने किन की जगह ली है? अजय कुमार की। इनके अलावा संजय मल्होत्रा ये हमारे नए राजस्व सचिव बने हैं तरुण बजाज की जगह। बाकी मृणालिनी श्रीवास्तव जानते हो, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की निदेशक बनी थी। और भारती दास ये 27वें नंबर की लेखा महानियंत्रक कॉम्प्ट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बनी है। वैसे रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। चलो बताओ फिर, अभी अक्टूबर 2022 में यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल यानी कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के लिए किसे विशेष दूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा केपी अश्विनी को। तो कर्नाटक की एक दलित महिला विद्वान है ये केपी अश्विनी, जिनको संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के लिए विशेष दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। और इनका नाम इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस पद पर नियुक्त होने वाली वे पहली भारतीय और एशियाई महिला हैं। क्या नाम है? केपी अश्विनी। केपी अश्विनी इन्होंने नस्लवाद और जातिवाद जैसे मुद्दों को संबोधित करने की योजना बनाई है जो अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से बढ़ रही है। देखो, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ये एक संयुक्त राष्ट्र निकाय है जिसका मिशन दुनिया में मानवाधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना है। स्थापना होती है सन 2006 में, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। आप जानते हो अभी कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने थे? मल्लिकार्जुन खड़गे। अभी 27वें लेखा महानियंत्रक कॉम्प्ट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बनी थी भारती दास। और 36 नंबर के बीसीसीआई अध्यक्ष बने थे रॉजर बिन्नी। ये नाम भी याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ फिर, अभी इस्पात मंत्रालय यानी कि स्टील मिनिस्ट्री के नए सचिव सेक्रेटरी कौन बने हैं? तो आंसर होगा नागेंद्र नाथ सिंह। इसके अलावा कुछ और मंत्रालय हैं जहाँ पे अभी जो सचिव हैं जो चेंज हुए हैं, जैसे कि नागेंद्र नाथ सिन्हा, ये तो हमने पढ़ लिया, इस्पात मंत्रालय में सचिव बने। कोयला सचिव अभी बने हैं अमृत लाल मीणा। राजस्व विभाग में सचिव बने हैं संजय मल्होत्रा। एक वित्तीय सेवा विभाग में नए सचिव बने हैं विवेक जोशी। ग्रामीण विकास सचिव बने शैलेश कुमार। जलमार्ग मंत्रालय में सचिव बने सुधांश पंत। भारी उद्योग मंत्रालय में सचिव बने कामरान रिजवी। कपड़ा सचिव बने रचना शाह। और रक्षा सचिव बने थे गिरधर अरमाने। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। चलो अब बताओ, अभी किसे क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो आंसर होगा जक्षय शाह को। तो अभी सेवी ग्रुप के संस्थापक अध्यक्ष हैं ये जक्षय शाह। इनको 3 साल के लिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष बनाया गया है। वे आदिल जैनुल भाई का स्थान लेंगे। अच्छा, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करें, यह आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने की दिशा में काम करता है। इसकी स्थापना होती है 1997 में, नई दिल्ली में मुख्यालय है। अच्छा, ये तो जक्षय शाह हैं। अगर हम बात करें जय शाह की, जो कि अमित शाह के बेटे हैं, वे बीसीसीआई के सचिव भी हैं और एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट भी हैं। और किशोर कुमार पोलू दासू ये भी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी सीईओ बने थे। अनीश दयाल सिंह आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल बने थे। और अभी सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल कौन बने थे? सुजॉय लाल सिंह। ये नाम भी याद रखना। अब चलो फिर बताओ, अक्टूबर 2022 में यूके के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए? तो आंसर होगा ऋषि सुनक। अभी कुछ समय पहले हमने पढ़ा था यूके की प्रधानमंत्री बनी थी लिज ट्रस, फिर कुछ दिन बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और अब उसके बाद यूके के प्रधानमंत्री बनेंगे ये ऋषि सुनक। ये यूके के प्रधानमंत्री बनने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति होंगे, ये आपको याद रखना है। बाकी अभी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो आंसर होगा जॉर्जिया मेलोनी बनी। इराक के नए राष्ट्रपति कौन बने? अब्दुल लतीफ राशिद बने। और हंगरी की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बनी? कैटलिन नोवाक बनी है। देखो, यूके की बात करते हैं तो अभी याद है यूके में भारतीय उच्चायुक्त हाई कमिश्नर कौन बने थे? विक्रम दोर्रेस्वामी बने थे। और मिशेल पूनावाला का नाम भी सुना होगा। अभी यूके में शिरोमणि पुरस्कार से इनको सम्मानित किया था। और तनुजा नेसारी, यूके संसद ने आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से इनको सम्मानित किया था। अभी 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पे हुए? इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुए। तो ये सब याद रखना। आप पढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में किसे लगातार तीसरी बार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का महासचिव चुना गया? तो आंसर होगा शी जिनपिंग। तो आपको पता है चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का शासन है और लगातार तीसरी बार इसके महासचिव चुने गए हैं शी जिनपिंग। और इसके साथ ही वे तीसरी बार चाइना के प्रेसिडेंट बनेंगे और ये पहला मौका होगा जब चीन में किसी राष्ट्रपति को तीसरा कार्यकाल दिया जाएगा। और चाइना के
नए प्रधानमंत्री कौन होंगे? ली कियांग। चलो बताओ, हाल ही में किसे नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो आंसर होगा युवराज सिंह को। तो नेत्रहीनों के लिए तीसरा T20 वर्ल्ड कप ये दिसंबर 2022 में होगा। कहाँ पे होगा? तो भारत में होगा, 6 से लेके 17 दिसंबर तक। और अभी युवराज सिंह को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसमें भारत, नेपाल, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान और श्रीलंका ये देश हिस्सा लेंगे। और इसमें हमारी भारतीय टीम के कप्तान कौन होंगे? अजय कुमार रेड्डी, ये आंध्र प्रदेश से है। आपको याद है अभी हीरो मोटोकॉर्प के ब्रांड एम्बेसडर बने थे रामचरण, साउथ एक्टर है ये। और इसी तरह से कन्नड़ एक्टर है किच्चा सुदीप, जिनको भी कर्नाटक सरकार ने अपनी पुण्यकोटि दत्तू योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। ऋषभ पंत ये भी उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। और सौरव गांगुली ड्रीम सेट गो के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। रवि शास्त्री ये फैन कोड के बने थे। MS धोनी गरुड़ एरोस्पेस के बने थे, ड्रोन बना दिए ये। विद्या बालन भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की बनी। स्मृति मंधाना गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट की बनी है। रोहित शर्मा मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के बने। एक नीरज चोपड़ा भाला फेंक खिलाड़ी हैं, ओलंपिक में गोल्ड जीता था, गुड डॉट के ये ब्रांड एम्बेसडर बने थे। प्लांट से मीट बनाने का काम करती है ये कंपनी गुड डॉट। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखना। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, एडलगिव हुरुन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2022 के अनुसार भारत के सबसे उदार व्यक्ति कौन है? तो आंसर होगा शिव नादर। तो एडलगिव हुरुन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2022 के अनुसार HCL के संस्थापक शिव नादर 1161 करोड़ रुपए के वार्षिक दान के साथ भारत के सबसे उदार व्यक्ति बने हैं। उनके बाद विप्रो के अजीम प्रेमजी 484 करोड़ रुपए के वार्षिक दान के साथ दूसरे स्थान पर है। उसके बाद मुकेश अंबानी है। लेकिन महिलाओं में अगर बात करते हैं तो 120 करोड़ रुपए के दान के साथ रोहिणी नीलेकणी ये देश की सबसे उदार महिला परोपकारी है। अच्छा, इसी से संबंधित एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, देखते हैं किस किस को याद है। किस सदी के शीर्ष परोपकारी लोगों की पहली सूची आई थी, उसमें टॉप पर कौन थे? तो आंसर होगा जमशेदजी टाटा थे। याद है क्या आपको? याद है तो अच्छी बात है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना, ताकि आपका पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और मुझे अच्छा लगेगा तो वीडियो बनाने में वो अच्छाई आपको नजर आएगी। हम अगला प्रश्न देखते हैं। चलो बताओ, अक्टूबर 2022 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को 4 साल के बाद अपनी ग्रे लिस्ट से हटा दिया? तो आंसर होगा पाकिस्तान को। तो अभी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को 4 साल के बाद अपनी ग्रे लिस्ट से हटा दिया है। तो पाकिस्तान अब उसकी वाइट लिस्ट में है। अच्छा, पाकिस्तान के अलावा निकारागुआ, तंजानिया, कांगो और मोजाम्बिक को भी वाइट लिस्ट में जोड़ा गया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसकी बात करते हैं तो इसका मकसद क्या होता है? मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्त पोषण जैसे खतरों से निपटना। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। ये मुख्य रूप से 2 लिस्ट जारी करता है, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। तो ग्रे लिस्ट में शामिल होने वाले देश वो होते हैं जहां मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद सबसे ज़्यादा होता है, और वे इसमें अंकुश लगाने में, उसे रोक पाने में असफल होते हैं। और ब्लैक लिस्ट की बात करें तो इसमें उन देशों को डाला जाता है जो ये साबित करने की कोशिश भी नहीं करते कि उन पर टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप बेबुनियादी हैं और वे इसका समर्थन करते हैं। ऐसे में क्या होता है, उन्हें IMF से, एशियन डेवलपमेंट बैंक या वर्ल्ड बैंक से कोई भी लोन वगैरह नहीं मिलते और काफ़ी तरह के उन पर सैंक्शंस लगाए जाते हैं। स्थापना आपने कहा, इसकी स्थापना कब होती है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की? 1989 में। हेड क्वार्टर कहाँ पर है इसका? पेरिस फ्रांस में है, ये याद रखना, क्योंकि देखो अभी ये चर्चा में आ गया ना, तो अब इसके जो स्टैटिक पार्ट है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो हेड क्वार्टर याद रखना पेरिस फ्रांस में है, और प्रेसिडेंट का नाम इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी नए प्रेसिडेंट बने थे इसके। क्या नाम है? टी राजा कुमार। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपको बता दूं कि हमने 2 तरह की क्विज सीरीज स्टार्ट की है, 2 तरह के नए टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है आपकी करेक्ट एग्जाम एप्लीकेशन में, जहां पे आपको डेली 10 स्टैटिक क्वेश्चंस का क्विज मिलेगा। और वो स्टैटिक क्वेश्चन कौन से होंगे? जो आपके करंट अफेयर से निकाले गए होंगे। जैसे कि अब ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स आ गया न्यूज में, तो इसका हेड क्वार्टर वहां पे पूछा जाएगा, इसके प्रेसिडेंट का नाम आपसे पूछा जाएगा। तो इस तरह से स्टैटिक प्रश्न बना करके वो क्विज तैयार की गई है, तो आप उसे जरूर लगाएं। और दूसरी सीरीज हमने जनरल साइंस की स्टार्ट की है, और उसमें वो सभी क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। अगर आपने एक बार भी उस टेस्ट सीरीज को नहीं लगाया है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब कुछ फ्री में है अपने यहाँ, तो लगाना।
आपको इससे डेफिनेटली फ़ायदा होगा, और अगर फ़ायदा होता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर करके। और अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर देना। बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी सेंटी मिलेनियर रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान क्या है? तो आंसर होगा तीसरे नंबर पर है। सेंटी मिलेनियर रिपोर्ट 2022, सेंटी का मतलब क्या होता है? 100। तो ये रिपोर्ट बताती है कि किस देश के कितने लोगों की संपत्ति $100 मिलियन है या उससे ज्यादा है। तो इसमें इसने बताया कि अमेरिका पहले स्थान पर है, मतलब अमेरिका में सबसे ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी संपत्ति $100 मिलियन से ज्यादा है। दूसरे नंबर पे चाइना है, और अब तीसरे नंबर पे आ गया है भारत। मतलब पूरी दुनिया में अगर बात करोगे तो 25,490 करोड़पति हैं, उनमें से 1,132 भारत से है। पूरे अमेरिका में ऐसे करोड़पतियों की संख्या कितनी है? तो आंसर होगा 9,730। चाइना में है 2021 और भारत में है 1,132। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 2032 तक भारत करोड़पतियों की संख्या में चाइना को भी पछाड़ देगा। अच्छा, वैसे तो आपको पता है हम कई बार रैंकिंग एंड इंडेक्सेस के प्रश्नों को रिवाइज कर चुके हैं जब भी इस तरह का प्रश्न आता है। तो आज मैं आपसे 2-3 प्रश्न पूछ लेता हूं रैंकिंग एंड इंडेक्सेस को लेकर के, आप उनके उत्तर देने की कोशिश करो। जैसे कि पहला प्रश्न आप बताओ, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान क्या था और टॉप पे कौन रहा? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान क्या था और टॉप पे कौन सा देश रहा? और तीसरा प्रश्न है, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स आया, उसमें भारत कौन से स्थान पे रहा और टॉप पे कौन रहा? ये 3 प्रश्नों के उत्तर आप दे दो। फिर बताइए, अभी संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार दुनिया भर में सबसे ज्यादा गरीब लोग किस देश में हैं? तो आंसर होगा भारत। तो अभी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को लॉन्च किया है, जिसके अनुसार 2005-06 और 2019-21 के बीच भारत में गरीब लोगों की संख्या में लगभग 41.5 करोड़ रुपए की गिरावट आई है। फिर भी भारत में दुनिया भर में सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं। कितने हैं? 228.9 मिलियन लोग हैं। भारत के बाद नाइजीरिया का स्थान आता है। और ये किसके अनुसार हम बात कर रहे हैं? संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार बात कर रहे हैं। ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं कि अभी अक्टूबर 2022 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ब्लैक लिस्ट में शामिल होने वाला तीसरा देश कौन सा बना? तो आंसर होगा म्यांमार। तो अभी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने म्यांमार को उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में शामिल किया है, जिसे ब्लैक लिस्ट भी कहते हैं। तो अभी म्यांमार को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण का मुकाबला करने के लिए रणनीतिक कमियों के कारण इस सूची में जोड़ा है। तो म्यांमार इस सूची में आने वाला तीसरा देश बन गया। पहले से 2 कौन से देश इसमें शामिल हैं? नॉर्थ कोरिया और ईरान। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1989 में G7 की पहल पर मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग से निपटने के लिए नीतियों को विकसित करने के लिए की गई थी। ये मुख्य रूप से 2 लिस्ट जारी करता है, ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट। और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर आपको मिलेगा पेरिस, फ्रांस में। और इसके प्रेसिडेंट अभी बने थे, नाम है टी राजा कुमार। तो ये ध्यान रखना आप। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने बीमा सुगम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा IRDAI ने। IRDAI मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसने अभी बीमा सुगम नाम से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू करने की घोषणा की है, और इस प्लेटफॉर्म पर सभी स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसियों को सूचीबद्ध किया जाएगा, लिस्ट किया जाएगा। और ये सभी बीमा ज़रूरतों के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन होगा, जो बीमा पॉलिसियों को खरीदने, बीमा एजेंटों को बदलने और दावों से निपटान जैसी सेवाएं प्रदान करेगा। इसका संचालन जनवरी 2023 से शुरू हो जाएगा। IRDAI की बात करें तो फुल फॉर्म आपने देखी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी जो स्थापना है वो बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 के द्वारा की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर आपको हैदराबाद में मिलेगा। इसके अध्यक्ष हैं देबाशीष पांडा। अच्छा, वहीं अगर हम RBI की बात करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को। इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास। नाबार्ड मतलब होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। स्थापना होती है 1982 में। मुंबई में हेडक्वार्टर है और इसके चेयरमैन होंगे मोहम्मद मुस्तफ़ा। LIC के बारे में आप जानते ही हो, इसके अध्यक्ष MR कुमार हैं और हेडक्वार्टर मुंबई में है।
तो ये सब याद रखना, बढ़ते आगे। फिर बताओ, भारत का पहला ऊर्ध्वाधर लिफ्ट पुल जिसका नाम है पंबन रेल पुल, ये किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो आंसर होगा तमिलनाडु में। तो ये है पंबन रेल ब्रिज, ये तमिलनाडु में बन रहा है और ये भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम से जोड़ेगा। ये नया वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज जल्दी बन करके तैयार हो जाएगा और ये पुल सेंसर रोलिंग लिफ्ट पर काम करेगा। मतलब 90 डिग्री के कोण पर ऊपर की ओर ये खुल जाएगा। मतलब जब जहाज यहाँ से निकलने होंगे तो ये पुल ऊपर हो जाएगा, खुल जाएगा तो जहाज निकल जाएंगे। जब ट्रेन को निकलना होगा तो ये पुल बंद हो जाएगा, इसके ऊपर से ट्रेन निकल जाएगी। तो याद रखना, इस तरह से ये देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज होगा। अच्छा बताओ, अटल सेतु का निर्माण कहाँ पे किया गया? अहमदाबाद में, साबरमती नदी पर। और आपने पढ़ा था अभी कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में किस नदी पर केबल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज बनेगा, जो कि दुनिया में अपनी तरह का दूसरा और भारत का पहला होगा? तो आंसर होगा कृष्णा नदी पर। चलो एक और प्रश्न का उत्तर दो। जो भारतीय रेलवे है ये कहाँ पर देश का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। और अभी किस देश ने दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल बनाया था? तो आंसर होगा वियतनाम ने, जिसकी लंबाई थी 632 मीटर, जिसको कहा गया व्हाइट ड्रैगन। और याद है आपको, महाराष्ट्र के नागपुर में सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर बनाने का रिकॉर्ड बना है, जिसकी लंबाई है 3.14 किलोमीटर। और नीदरलैंड की जो कैपिटल है एम्स्टर्डम, वहां पे दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पुल बना करके स्थापित किया गया। अच्छा बताओ, दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज ये कहाँ पे खुला? चेक रिपब्लिक, चेक गणराज्य में, जिसका नाम है स्काई ब्रिज 721 इसकी लंबाई है, 721 मीटर। तो ये पॉइंट्स भी याद रखना आप, बढ़ते आगे। चलो बताओ, हाल ही में किसने पहला ग्लोबल पुलिस मेटावर्स लॉन्च किया है? तो आंसर होगा इंटरपोल ने। अभी आप लोगों को याद हो तो हमने पढ़ा था कि इंटरपोल की अभी 90वीं बैठक का आयोजन कहाँ पे हुआ? भारत में। भारत में कहाँ पे? नई दिल्ली में हुआ। और हमने पढ़ा भी था पिछली बार ये बैठक भारत में कब हुई थी? 1997 में। उसके बाद अब 2022 में हो रही है। तो अभी यहीं पे पहला ग्लोबल पुलिस मेटावर्स लॉन्च किया गया, जिसका मकसद क्या है? दुनिया भर की पुलिस को एक दूसरे से जोड़ना, जिसके थ्रू वे अपनी अपनी जगह से ही आपस में आराम से इंटरेक्ट कर सकें। इंटरपोल की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होती है 1923 में। हेडक्वार्टर मिलेगा लियोन फ्रांस में। और प्रेसिडेंट कौन है? अहमद नसर अल रईसी। और फेसबुक ने अपना नाम बदल के क्या रखा था? मेटा। और मेटावर्स में प्रवेश करने वाला पहला बैंक कौन सा बना? JP मॉर्गन बैंक। ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, अमेरिकी करेंसी पर फीचर होने वाली पहली एशियाई अमेरिकी एक्ट्रेस कौन बनेगी? तो आंसर होगा एना मे वॉन्ग। तो दिवंगत अभिनेत्री है एना मे वॉन्ग। ये अमेरिकी करेंसी पर छपने वाली पहली एशियाई अमेरिकी बनेगी। तो अमेरिकी डॉलर का 1/4 हिस्सा, जिसे क्वार्टर डॉलर कहते हैं, जिसकी कीमत 25 सेंट है, यानी कि $1 का 1/4 हिस्सा। हमारी भाषा में समझोगे तो चवन्नी आप समझ सकते हो। तो उस पे छपेगा इनका फोटो। नाम है एना मे वॉन्ग। अच्छा, इसी तरह से आपको एक नाम और याद आएगा, माया एंजेलो का नाम। अमेरिकी सिक्के पर छपने वाली पहली अश्वेत महिला बनी थी, ये पढ़ा था हम लोगों ने। और केतांजी ब्राउन जैक्सन की बात करेंगे तो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली पहली अश्वेत महिला बनी थी। एक मार्था वॉशिंगटन का नाम आप जरूर याद रखना, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था, किसी एग्जाम में आया था। क्या प्रश्न था कि अमेरिकी डॉलर के नोट पर छपने वाली पहली महिला का नाम क्या है? तो आंसर होगा मार्था वॉशिंगटन। अच्छा, इसी तरह के कुछ प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं कि इंडियन करेंसी पे किसका चित्र अंकित है? जैसे कि 10 रुपए का नोट, 20 रुपए का, 50 का, 100 का, 500 का और 2000 के नोट, ये आपको याद रखने हैं। तो देखो, 10 रुपए के नोट पे कोणार्क सन टेम्पल का चित्र अंकित है। 20 रुपए पे एलोरा केव्स का चित्र अंकित है। 50 रुपए पे हम्पी वेट कैरेट का। 100 रुपए पे रानी की वाव का। 200 रुपए पे सांची स्तूप। 500 रुपए पे रेड फोर्ट का। और 2000 रुपए पे मंगलयान का। ये आप याद रखना, हम बढ़ेंगे आगे। चलो बताओ, हाल ही में पहले प्रवासी निगरानी प्रणाली का उद्घाटन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा मुंबई में। तो देश के पहले माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम, इसका उद्घाटन मुंबई में किया गया।
तो इस सिस्टम की मदद से एक ही स्थान पर प्रवासी गर्भवती महिलाओं, स्तनपान करने वाली माताओं और बच्चों के बारे में जानकारी तुरंत मिल जाएगी। तो जब सरकार के पास इनका डेटा होगा तो इससे उनको लाभ पहुंचाने वाली सरकारी योजनाओं को लाया जा सकेगा। और इस सिस्टम को महाराष्ट्र महिला एवं बाल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने लॉन्च किया है और इसे महिला व बाल विकास विभाग ने विकसित किया है। अच्छा, माइग्रेशन से एक डे आपको याद आएगा। एक तो इंटरनेशनल माइग्रेशन डे होता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, वो हम 18 दिसंबर को मनाते हैं। एक वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे होता है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, जो कि साल में 2 बार मनाया जाता है, मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। तो इस बार हमने इसे 14 मई और 8 अक्टूबर को मनाया है। अच्छा, अब यहाँ पे जो चीजें देश या विदेश में पहली बार हुई है उससे संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, आप आंसर देने की कोशिश करना। पहले आप बताओ, भारत के बाहर पहला आईआईटी कहां पे खुलेगा? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात में। और अगर पूछे कि भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहां पे खुला? अमेरिका में, स्वामी विवेकानंद जी के नाम पे रखा गया उसका नाम। और अभी हमने पढ़ा था महात्मा गांधी जी के जीवन और संदेशों को समर्पित पहला संग्रहालय ये कहां पे बना है? अमेरिका में ही। अच्छा, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है? आईएनएस विक्रांत है। और ये भी याद रखो, उसे किसने बनाया? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने। और अगर आपसे पूछा जाए भारत की पहली और एकमात्र परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी, क्या नाम है? आईएनएस अरिहंत। और बताओ, मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? मध्य प्रदेश बना है। और बताओ, भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया? तो आंसर होगा उत्तराखंड में। और बताओ, अपना जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन सा बना? तो आंसर होगा कोलकाता। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के पहले बायोगैस संचालित इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहां पे किया गया था? तो आंसर होगा मुंबई में। और पहला अतुल्य भारत अंतरराष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां पे किया गया? वो भी मुंबई में। और आपको याद होगा, यूनाइटेड नेशन ने मुंबई और हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी है। और पूछे कि 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन सा बना था? तो भी आंसर होगा मुंबई। उसके अलावा याद रखना, 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र की मेजबानी करेगा मुंबई। भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवा का उद्घाटन कहां पे किया गया था? मुंबई में। बुलेट ट्रेन कहां से कहां चलेगी? मुंबई से अहमदाबाद। और बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहां पे तैयार हो रहा है? सूरत में। अच्छा, मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? सालसेट द्वीप पर। और किस नदी के मुहाने यानी कि किनारे पर? तो उल्हास नदी। मुंबई के साथ में 2 दर्रे आपको याद रखने, एक है थाल घाट दर्रा जो कि मुंबई को नासिक से जोड़ता है, दूसरा है भोर घाट दर्रा जो कि मुंबई को पुणे से जोड़ता है। तो इतने पॉइंट्स आप यहां से याद रखें, इंपॉर्टेंट रहेंगे आप सभी के लिए। बढ़ते आगे। फिर बताओ, अभी हाल ही में किस बैंक ने DX 2022 पुरस्कार जीता है? तो आंसर होगा कर्नाटक बैंक ने। तो अभी कर्नाटक बैंक ने भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा स्थापित राष्ट्रीय डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार DX 2022 पुरस्कार को जीता है। तो कर्नाटक बैंक ने डिजिटल परिवर्तन में सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए यह पुरस्कार जीता है। DX मतलब हो गया डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो अवार्ड है ये उन संगठनों के लिए आदर्श मंच है जिन्होंने अपने प्रयासों और उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए डिजिटल क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है। देखो, कर्नाटक बैंक की बात करते हैं, स्थापना होती है 1924 में। मंगलुरु में हेडक्वार्टर है और इसके CEO महाबलेश्वर MS हैं। अभी बंधन बैंक के आपको याद होगा ब्रांड एम्बेसडर बने थे सौरव गांगुली। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की पहली महिला मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है A मणिमेखलाई। और RBL बैंक के MD CEO कौन बने? R सुब्रमण्यम बने। ये याद रखना आप। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अक्टूबर 2022 में किस बैंक ने KBL शताब्दी जमा योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा कर्नाटक बैंक ने। तो अभी कर्नाटक बैंक ने KBL शताब्दी जमा योजना को शुरू किया है। कर्नाटक बैंक ने अभी 17 अक्टूबर 2022 से ये KBL शताब्दी जमा योजना के नाम से एक सावधि जमा योजना मतलब एक फिक्स्ड डिपॉजिट योजना को शुरू किया। और इसमें क्या होगा? 555 दिनों के लिए 7.20% पर ईयर का इंटरेस्ट आपको मिलेगा। वहीं बुजुर्गों को 7.60% का सालाना ब्याज मिलेगा। इसी तरह से आपको याद होगा अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उत्सव सावधि जमा योजना को शुरू किया था। अभी ICICI बैंक ने कैंपस पावर नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था।
बाकी कर्नाटक बैंक के बारे में अभी हम पढ़ ही चुके हैं। तो अभी हम बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण ये कहां पे आयोजित किया जाएगा? तो आंसर होगा नवी मुंबई में। तो वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस ये इसका 14वां संस्करण है, जो कि 16 से लेके 18 फरवरी 2023 तक होगा। कहां पे होगा? नवी मुंबई में होगा। इसका जो आयोजन है स्पाइस बोर्ड इंडिया के द्वारा किया जाता है, और ये मसाला क्षेत्र के लिए विश्व का सबसे बड़ा विशिष्ट व्यापार मंच है। और इस बार की थीम क्या है? विजन 2030 स्पाइसेस। यहाँ पे स्पाइसेस की भी फुल फॉर्म है सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन, कोलैबोरेशन, एक्सीलेंस एंड सेफ्टी। अच्छा, कुछ और सम्मेलनों के बारे में हम चर्चा करेंगे जो हमने करंट अफेयर्स में पढ़े थे। उससे पहले एक प्रश्न आपके लिए है कि किस राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है? और जब भी इस राज्य के बारे में हम पढ़ते हैं, पहली लाइन ही मैं आपको ये बताता हूं कि इसे हम मसालों का बाग भी कहते हैं या मसालों का बगीचा भी कहते हैं। अब आप बताओ। बाकी मैं आपको याद दिला दूं, अभी युवा सांसदों का जो 8वां वैश्विक सम्मेलन है वो कहां पे हुआ था? मिस्र में। जानते हो अंतरराष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का 36वां संस्करण कहां पे हुआ था? नई दिल्ली में। और भारत ये 2022 में 21वें वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स की मेजबानी भी करेगा। अभी भारतीय विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन हुआ था पुणे में। अभी 7वां भारत फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइस सम्मेलन का आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। और वैश्विक आयुष निवेश एवं नवाचार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पे हुआ था? गांधीनगर, गुजरात में। और अब ये वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण होगा नवी मुंबई में। याद रखना कौन सा संस्करण है? 14वां संस्करण। इससे पहले जो 13वां संस्करण है वो 2016 में हुआ था अहमदाबाद, गुजरात में। पहली बार ये हुआ था 1990 में। अब एक प्रश्न मैंने आपसे पूछा था कि किस राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहते हैं, तो याद रखना केरल को कहते हैं। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने सप्ताह का सबसे बुरा दिन किसे घोषित किया? तो आंसर होगा सोमवार को। तो अभी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने आधिकारिक तौर पर सोमवार को सबसे खराब दिन घोषित किया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सोमवार ही क्यों? सोमवार ने इनका क्या बिगाड़ा है? तो इनका कहना है कि सोमवार शनिवार और रविवार के बाद आता है, मतलब 2 दिन की छुट्टियों के बाद आता है। और आप तो इनको छोड़ो, आप तो खुद याद करो ना वो स्कूल वाले शानदार दिन, वो शक्तिमान वाला समय, जब सैटरडे को स्कूल से आते थे तो खुश होते थे कि कल संडे है, और संडे कब निकलता था पता ही नहीं लगता था। फिर सोमवार को सुबह उठने में मौत आती थी, स्कूल जाने में मौत आती थी कि क्या यार इतनी जल्दी छुट्टी खत्म हो गई। तो बस इसी तरह से इनका कहना है। बस इन्होंने स्कूल की जगह ऑफिस को लेकर के कह दिया। साथ में इन्होंने ये भी कहा कि बहुत कम लोगों की छुट्टी सोमवार को होती है, और यही कारण बताया कि इन्होंने सप्ताह का सबसे बुरा दिन घोषित किया है सोमवार को। अच्छा, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की बात चल रही है तो एक प्रश्न आपसे पूछता हूँ कि बताओ अभी कौन वो भारतीय हैं जिन्हें अंक ज्योतिष यानी कि न्यूमेरोलॉजी में पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला था? अभी 2022 की ही बात है ये। तो आंसर होगा जेसी चौधरी। अभी आपको याद होगा नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी 105 घंटे में नेशनल हाईवे 53 पर सिंगल लेन में 75 किलोमीटर कंक्रीट की सड़क बना करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। उससे पहले बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बना करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। कहां पे? लद्दाख में उम्बलिंग ला दर्रे पे। तो ये सब याद रखना। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अभी डिफेंस एक्सपो 2022 में प्रधानमंत्री जी ने किस स्वदेशी ट्रेनर विमान का अनावरण किया? तो आंसर होगा HTT-40। आपको पता है डिफेंस एक्सपो 2022 इसका आयोजन कहां पे किया गया? गांधीनगर, गुजरात में। कौन सा संस्करण है? 12वां संस्करण है। और इस बार की थीम जरूर याद रखना, पाथ टू प्राइड। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी ट्रेनर विमान जिसका नाम है HTT-40 का अनावरण किया। HTT मतलब होता है हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर। इसे किसने बनाया और डिजाइन किया? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने। इसे उड़ान परीक्षण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और इस बार के डिफेंस एक्सपो की खास बात क्या है कि ये देश का पहला डिफेंस एक्सपो है जिसमें केवल भारतीय कंपनियां ही भाग ले रही है। केवल मेड इन इंडिया रक्षा उपकरण ही आपको यहाँ पे मिलेंगे इस बार, इसलिए इस बार का इंपॉर्टेंट है। इसलिए थीम मैंने आपको बोला याद रखना। वैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की बात करें, स्थापना होती है 1940 में। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको बंगलुरु में, और इसके CMD कौन है? R माधवन है। तो ये याद रखना। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में नए टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी गई है, इसका नाम क्या होगा?
तो आंसर होगा दुर्गावती टाइगर रिजर्व। तो अभी मध्य प्रदेश वन्य जीव बोर्ड ने प्रदेश में नए बाघ अभ्यारण्य यानी कि टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है और इस नए टाइगर रिजर्व का नाम होगा दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ये याद रखना। अब जो प्रस्ताव है उसको अंतिम मंजूरी के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को भेजा जाएगा। ये जो टाइगर रिजर्व है ये राज्य के नरसिंहपुर, दमोह और सागर जिले में फैला हुआ है और इस नए टाइगर रिजर्व में पन्ना टाइगर रिजर्व से बाघों को ट्रांसफर किया जाएगा। एक्चुअली में है क्या, जो केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना है ना, उसके कारण पन्ना टाइगर रिजर्व का 1/4 भाग जलमग्न हो जाएगा, पानी में डूब जाएगा। इसीलिए इस नए रिजर्व को बनाया जा रहा है और यही कारण है कि अभी उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य में राज्य के चौथे टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी गई थी। इसके तहत ये बुंदेलखंड क्षेत्र का पहला टाइगर रिजर्व होगा। वैसे मध्य प्रदेश में अभी कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं? कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और संजय दुबरी टाइगर रिजर्व। और अभी देश का 53वां 53 नंबर का टाइगर रिजर्व कौन सा बना था? गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, जो आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ में। उससे पहले 52 नंबर का टाइगर रिजर्व ये था रामगढ़ विषधारी, जो आपको मिलेगा बूंदी राजस्थान में। अच्छा, आप तो ये बताओ कि इंटरनेशनल टाइगर डे कब बनाया जाता है? तो आंसर होगा 29 जुलाई को। और टाइगर प्रोजेक्ट आया था 1973 में। सबसे ज्यादा टाइगर भी आपको मध्य प्रदेश में मिलेंगे, 526 लास्ट डेटा जो आया था उसके अनुसार। और आप जानते हो टाइगर मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है? कैलाश सांखला को। वैसे हमारे टाइगर की संख्या को डबल करने का लक्ष्य है 2022 का ही, लेकिन अभी समय से पहले डबल कर लिया था तमिलनाडु के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने, इसीलिए उसे TX2 अवार्ड भी मिला था। इससे पहले उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व को भी ये अवार्ड मिल चुका है। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी अक्टूबर 2022 में भारत ने किस देश के साथ टाइगर ट्रम्प नाम का अभ्यास का आयोजन किया? तो आंसर होगा अमेरिका। तो ये टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज है, भारत और अमेरिका के बीच में हुआ। कहाँ पे हुआ? विशाखापत्तनम में। ये इसका तीसरा एडिशन था और इसका पहला एडिशन 2019 में हुआ था, वो भी विशाखापत्तनम में ही हुआ था। आपको बता दूं, अभी अक्टूबर में हमने अमेरिका के साथ में युद्ध अभ्यास नाम का एक्सरसाइज भी किया था उत्तराखंड के औली में। अगस्त में हमने अमेरिका के साथ वज्र प्रहार नाम का एक्सरसाइज किया था हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। और इसी साल हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हमने खंजर नाम का एक्सरसाइज भी किया था। किस देश के साथ? किर्गिस्तान के साथ। अभी हमने ओमान के साथ अल नजाह नाम का एक्सरसाइज भी किया है राजस्थान में। हमने वियतनाम के साथ विनबेक्स नाम का एक्सरसाइज भी किया अभी हरियाणा में। बांग्लादेश के साथ अभी हमने संप्रीति नाम का एक्सरसाइज किया था, बांग्लादेश में ही किया था। और अभी उदार शक्ति नाम का एक्सरसाइज हमने किया था मलेशिया के साथ में। कहाँ पे? मलेशिया में ही। अच्छा, वैसे अगर बात करें अमेरिका के साथ में हम कौन कौन सी और एक्सरसाइज करते हैं? एक तो कोप इंडिया नाम की एक्सरसाइज करते हैं, एक मालाबार नौसैनिक अभ्यास भी होता है जिसमें क्वाड देश जो शामिल होते हैं, जैसे कि भारत हो गया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस हो गया। बाकी हमने देख ही लिया, वज्र प्रहार करते हैं, युद्ध अभ्यास करते हैं और टाइगर ट्रम्प करते हैं। तो ये सब याद रखना। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण ये कब किया जाएगा, मतलब इसे कब लॉन्च किया जाएगा? तो आंसर होगा जून 2023 में। ये एक चंद्र मिशन है और ये हमारा तीसरा चंद्र मिशन है। इसरो के जो अध्यक्ष हैं कौन? एस सोमनाथ। अभी उन्होंने कहा कि इसे हम जून 2023 में लॉन्च करेंगे और इसे लॉन्चिंग यान मार्क 3 से लॉन्च किया जाएगा। इसरो ने 2023 में देश की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान यानी कि गगनयान के लिए एबॉर्ट मिशन की पहली परीक्षण उड़ान भी तैयार की है और इसरो की योजना है 2024 के अंत तक भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की कक्षा में भेजना। अच्छा, इससे पहले चंद्रयान 1 और 2 ये कब लॉन्च किए गए थे? तो चंद्रयान 1 भेजा गया था 2008 में PSLV C11 के द्वारा और चंद्रयान 2 ये 2019 में लॉन्च हुआ था GSLV मार्क 3 के द्वारा। इसमें एक लैंडर और एक रोवर भी था। उसका नाम क्या था? लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान। और हमने पढ़ा था अभी इसरो का जो सूर्य मिशन है उसका नाम है आदित्य L1 और अभी इसरो ने आदित्य L1 मिशन का प्रधान वैज्ञानिक किसे बनाया है? तो आंसर होगा शंकर सुब्रमण्यम को। देखो, इसरो की बात है। इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना होती है 1969 में। इसके नए अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ, बंगलुरु में हेडक्वार्टर है और इसके संस्थापक कौन थे? विक्रम साराभाई। और हमारे पहले भारतीय उपग्रह का नाम था आर्यभट्ट।
इसका मोटो क्या होता है? स्पेस टेक्नोलॉजी इज इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। तो याद रखना ये सारे पॉइंट्स, बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में इसरो ने वन वेब कंपनी के कितने उपग्रहों को, सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा 36। तो अभी 23 अक्टूबर को इसरो ने श्रीहरिकोटा से LVM-3M2 रॉकेट से वन वेब कंपनी के 36 ब्रॉडबैंड संचार उपग्रहों को लॉन्च किया है। तो GSLV-M3M2 रॉकेट, इसका ये पहला व्यावसायिक यानी कि कमर्शियल लॉन्च था। और याद रखना ये इसरो का अब तक का सबसे भारी रॉकेट है। इसे अब LVM-3 भी कहा जाता है। यहाँ पे M2 का मतलब हो गया ये इस रॉकेट का दूसरा मिशन था। और इसरो ने इस मिशन का नाम क्या रखा? LVM-3M2 वन वेब इंडिया 1, ये इस मिशन का नाम रखा है। वन वेब की बात करें तो ये एक प्राइवेट सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनी है। कहाँ की है? लंदन की कंपनी है। तो ये कंपनी इन उपग्रहों का उपयोग इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए करेगी। आपको याद होगा भारत ने 2017 में एक रॉकेट से एक साथ 104 सैटेलाइट को लॉन्च करने का एक रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन फिर एलन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, उसने 143 सैटेलाइट्स को एक साथ छोड़कर हमारा रिकॉर्ड तोड़ दिया था। बाकी बात इसरो की करते हैं। तो इसरो मतलब होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होती है 1969 में। चेयरमैन इसके कौन है? अभी नए बने थे, एस सोमनाथ। और इसका मोटो क्या होता है? स्पेस टेक्नोलॉजी इज इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। अभी आपको याद हो तो इसरो ने एक वर्चुअल स्पेस म्यूजियम को लॉन्च किया था। किस नाम से? स्पार्क नाम से। अभी इसरो ने पहली बार चंद्रमा पर प्रचुर मात्रा में सोडियम का पता भी लगाया। और याद रखना इसरो ये दिसंबर 2024 में शुक्र ग्रह यानी कि विनस ग्रह के अध्ययन के लिए दिसंबर 2024 में शुक्रयान 1 मिशन को लॉन्च करेगा। अच्छा, भारत और जापान के चंद्र मिशन का नाम क्या है? ल्यूपेक्स, लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। तो ये याद रखना, बढ़ते आगे। फिर बताओ, अक्टूबर 2022 में चक्रवात सितरंग पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से टकराया। इसका नाम सितरंग किसने रखा है? तो आंसर होगा थाईलैंड ने। तो इस चक्रवात का नाम सितरंग है, जो बांग्लादेश और भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में से तो इस चक्रवात का नाम सितरंग है, जो कि बांग्लादेश और भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों से टकराया, जैसे कि पश्चिम बंगाल वगैरह, इसके आसपास के क्षेत्रों से ये टकराया। इसका नाम किसने दिया? थाईलैंड ने दिया। और ये जो चक्रवात है ये बंगाल की खाड़ी से उठा है। और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सितरंग ये 2018 के बाद बंगाल की खाड़ी से बनने वाला पहला चक्रवात है। 2018 में तितली नाम का चक्रवात बंगाल की खाड़ी में बनने वाला आखिरी उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। देखो, अगर बात करें ना साइक्लोन की, तो इसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। देखिए, जैसे आप सुनते होंगे, कहीं पे इसको हैरिकेन कहा जाता है, कहीं टाइफून कहते हैं, कहीं पे हम चक्रवात कह रहे हैं। जैसे कि कैरेबियन सी के आसपास के क्षेत्र में अगर बात करें तो वहां पे चक्रवात को हम क्या कहेंगे? हरिकेन कहेंगे। चाइना सी में इसको टाइफून कहते हैं। हिंद महासागर वाले क्षेत्र में ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। जापान में टाइफू कहते हैं। नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में विली विलीज कहते हैं। फिलीपींस एरिया में बगुइयो कहा जाता है। और अमेरिका में हरिकेन या टॉर्नेडो इसको कहा जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है इस तरह का प्रश्न भी। हम बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, हाल ही में डिट्रिच मात्सचिट्स इनका निधन हो गया। ये किस फॉर्मूला 1 रेसिंग टीम के संस्थापक थे? तो आंसर होगा रेड बुल। तो एनर्जी ड्रिंक कंपनी है रेड बुल, इसके सह संस्थापक और रेड बुल फॉर्मूला 1 रेसिंग टीम के संस्थापक और मालिक थे ये ऑस्ट्रेलियाई अरबपति जिनका नाम है डिट्रिच मात्सचिट्स। इनका भी निधन हो गया, 78 वर्ष के थे ये।